त्रिपक्षीय संघर्ष में ये हुआ, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश तीनों ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। तो आइए ध्यान से समझते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज में राजनीतिक शून्यता आ गई थी। तो कन्नौज में आयुध वंश के शासक चक्रायुच्छ और इंद्रायुच्छ का शासन था। इन दोनों भाइयों में भी संघर्ष था। जब दोनों भाइयों में संघर्ष रहेगा तो वही बात है ना, बाहर वाला तो फायदा उठाने का प्रयास करेगा ही। तो हुआ भी वही। गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो अब इन तीनों वंशों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके जो संस्थापक हैं वो हरिश्चंद्र को माना जाता है। जो गुर्जर प्रतिहार थे स्वयं को लक्ष्मण वंश का मानते थे। इनकी आरंभिक राजधानी मंडौर थी। बाद में भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया है। भीनमाल आप मेरे मुंह से पहले सुन चुके हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो नागभट्ट फर्स्ट को माना जाता है। नागभट्ट फर्स्ट को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वत्सराज, इसके समय में ही त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था। मिहिर भोज, देखिए मिहिर भोज से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। यह विद्वान शासक था। इसकी उपाधियां प्रभास, वादिवरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार में ही आगे है महेंद्रपाल। राजशेखर इसके गुरु थे, जो कि इसके दरबारी भी थे। इनकी पुस्तकें देखिए कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, ये तीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ। आगे पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग, जैसा कि पीछे वीडियो में बता चुके हैं। कृष्ण फर्स्ट के बारे में आइए ध्यान से देखते हैं। तो कृष्ण फर्स्ट ने ही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको गलती से भी मत छोड़िएगा। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की 34 गुफाओं का निर्माण करवाया था, और इन गुफाओं का संबंध हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म से है, तो आप जानते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर एकास्मक पत्थर का बना है। एकास्मक मतलब सीधा एक ही पत्थर से। अगला हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश। इसका शासक वो इसका संस्थापक गोपाल। इसका चुनाव किया गया था, लेकिन संस्थापक तो गोपाल ही है। पाल वंश अंतिम वंश था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, और बौद्ध धर्म में किसको? महायान को। ओदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन हुआ? गोपाल हुआ। धर्मपाल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वंश का सबसे महान शासक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में सुधार करवाया। गुजराती कवि सोड्ढल ने इसे उत्तरापद स्वामी के नाम से दर्शाया है। महीपाल, महीपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। रामपाल, इनके दरबार में संध्याकर नंदी थे, जिन्होंने रामचरित की रचना की थी। रामचरित में ही कैवर्त किसान विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तीनों वंश आप पढ़ चुके हैं। अब तीनों से देखेंगे, तीनों से मोस्ट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वही हम आपको आगे बताएंगे। गुर्जर प्रतिहार शासकों का सांस्कृतिक योगदान देखते हैं। तो मिहिर भोज जो राजा हुए, इनके तेली का मंदिर, ग्वालियर फोर्ट का निर्माण करवाया था। जो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था वो 6 चरणों में हुआ है। तो टोटल 6 चरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप ध्यान से देख लग सकते हैं, देखना हो तो। राष्ट्रकूटों ने तीसरे एवं चौथे चरण में हिस्सा नहीं लिया था। पांचवें एवं छठे चरण में पाल वंश ने हिस्सा नहीं लिया था। राष्ट्रकूट कभी इस संघर्ष में कभी भी पराजित नहीं हुए। फाइनली क्या हुआ? गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। मंदिर स्थापत्य कला की भारत में 3 शैलियां प्रचलित हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। पिछले किसी वीडियो में हम आपको ये पूरा बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मंदिर के प्रमुख भाग कौन से होते हैं? गर्भगृह, मंडप।
गर्भगृह के सामने स्तंभों पर टिका हुआ भाग मंडप कहलाता है। जो स्तंभों पर टिका होता है। अर्धमंडप, अंतराल। गर्भगृह एवं मंडप को जोड़ने वाला हिस्सा अंतराल कहलाता है। परिक्रमा या प्रदक्षिणा पथ। नागर शैली की विशेषताएं देखिए। इसमें ऊंचा चबूतरा होता है, शिखर होता है जो क्रमशः ऊपर की ओर छोटा होता चला जाता है। ऐसे ऊपर की ओर छोटा होता चला जाता है। वर्गाकार गर्भगृह होता है। गर्भगृह से जुड़ा हुआ ही परिक्रमा पथ भी होता है। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं देख लीजिए। कंदरिया महादेव मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। खजुराहो उनकी क्या थी? धार्मिक राजधानी भी थी। राजनीतिक राजधानी क्या थी चंदेलों की? महोबा। अब द्रविड़ शैली के बारे में आइए समझते हैं। द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है? प्रांगण होता है विशाल, इसका प्रांगण विशाल होता है। भव्य गोपुरम होता है, पानी का तालाब होता है, वर्गाकार गर्भगृह होता है, ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ होता है, विमान जो अष्टकोणीय एवं पिरामिडाकार होता है, और रंगों का प्रयोग होता है। द्रविड़ शैली में रंगों का प्रयोग होता है। अब द्रविड़ शैली के मुख्य मंदिर कौन से? मीनाक्षी मंदिर मदुरई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई इसमें शंका ही नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और विरूपाक्ष मंदिर आम्बी। लास्ट में है बेसर शैली, ये एक मिश्रित शैली है। निर्माण इसका नागर शैली से होता है, अलंकरण द्रविड़ शैली से होता है, दोनों मिला के बेसर शैली बन जाती है। प्रमुख मंदिर होयसलेश्वर मंदिर। अब पुराना जो इतिहास चल रहा था, ओल्ड हिस्ट्री, वो खत्म हो रही है। कल से अगले नए वीडियो में मध्यकालीन जो भारत है, मध्यकालीन इतिहास, उसको हम लोग पढ़ेंगे।